तो शुरू करते हैं। आज के लिए शीटेट के साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। यानी कि एक शिक्षक को समस्या का हल करना है, समाधान करना है और कक्षा में, तो उसके लिए दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही है, सही नहीं है। तो देखते हैं। पहला है, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। यानी कि अगर अध्यापक कुछ बच्चों को समझाता है कक्षा में और उससे कोई गलती हो जाती है तो उस गलती पे पर्दा ना डालें, बल्कि उसको ईमानदारी से बच्चों के सामने रखें ताकि बच्चे उस स्पष्ट तरीके से उसकी सही जानकारी प्राप्त कर सकें। दूसरा है आपका, सोच, विचार, परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि सोच, विचार और परीक्षण और विभिन्न उत्तर जैसी शब्दावली, यानी कि एक क्वेश्चन के कई उत्तर, मुक्त आंसर वाला क्वेश्चन एक तरीके से। चौथा, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न। यह अभिसरण का मतलब है संकुचित। चौथा है, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपना विचार, प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। यानी बच्चों के लिए समस्या हल करने का ये एक तरीका नहीं है प्रश्न पूछना। बाकी तीनों बच्चों की समस्या को कक्षा में हल करने के तरीके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? डर, ध्यान, उत्तेजना, स्मृति। तो यहाँ पे जो राइट आंसर माना गया है वो माना गया है डर। यानी कि डर एक संवेग है दिए गए ऑप्शन में से। उत्तेजना और डर, इन दो में कन्फ्यूजन है था, तो इसमें डर राइट आंसर है इसका। अगला देखते हैं, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। एक 3 साल का बच्चा है और वो कहता है, मम्मी वहाँ पे दूध बूथ लगा हुआ, बूथ समझते हो ना, एक वहाँ पे उत्पादन होता है दूध का, एक मशीन लगी हुई है और उस मशीन से दूध का उत्पादन होता है। तो इस बात से जो वो बच्चा बता रहा है उससे बच्चे की कौन सी समझ का स्पष्टीकरण हो रहा है। ठीक है, यानी बच्चा कौन सी समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है इस बात को कहने से। पहला ऑप्शन है, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। दूसरा, बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा। तीसरा, बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। चौथा, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। नहीं, सीमित भी नहीं है इसमें, क्योंकि बच्चे ने दूध बूथ पर मशीन देखी है बनते हुए, ऑब्जर्वेशन किया है उसका, तो सीमित तो है नहीं। तो अगला है, बच्चों ने, जो तीसरा ऑप्शन है, बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, ये भी नहीं है। बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान करता है तभी तो वहाँ ऑब्जर्वेशन उसने किया है दूध बूथ पर दूध मशीन का जाके। अच्छा, अगला है, बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा, ये भी नहीं है, क्योंकि बच्चों ने हो सकता है गायों को देखा हो, पर वो क्या है, वो अपना बच्चा जो उसने देखा है, अनुभव जो देखा है उस पर आधारित बातें कर रहा है, अपने अनुभव पर आधारित। तो इसके राइट आंसर है, बच्चा जो सबसे अच्छा जो स्पष्टीकरण, जो समझ का जो प्रदर्शन कर रहा है वो कर रहा है अपना अनुभव पर आधारित प्रदर्शन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए। दूसरा है, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। तीसरा है, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। और चौथा है, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी आराम के लिए एक जगह बनाना। यहाँ पर आराम करना के लिए एक जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं।
यानी कि आपस में बच्चे बातचीत कर सकते हैं और एक दूसरे से पूछ करके या फिर एक दूसरे से बातचीत करके बच्चे जहाँ सीखते हैं, एक ऐसी जगह टीचर अध्यापक को बनानी चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा स्मृति शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। यानी कि यहाँ पे कक्षा की बात हो रही है कि यानी कौन सी कक्षा स्मृति शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। देखते हैं, पहला ऑप्शन है यहाँ पे आपका, वह कक्षा जिसमें खुशी गतिविधि कोने में हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हों, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। ताक यानी कि शेल्फ में जो दिखती रहें, ठीक है, रखी हों जो दिन के किसी भी समय आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं, ऐसी जगह पर। ठीक है, अगला है अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। दूसरे ऑप्शन में क्या है, एक अलमारी है, वहाँ पे उसको लॉक करके जो पढ़ने की जो चीज़ें हैं उनको उसमें रख दिया गया है और सप्ताह में एक बार उनको बाहर लाया जाता है। तीसरे ऑप्शन में पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा, यानी कि पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा संचालित जो पाठ्यपुस्तक पर आधारित कक्षा। ठीक है, अगला चौथा ऑप्शन है वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो। ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि सामग्री जब बच्चों की पहुंच से परे हैं तो फिर किस काम की सामग्री, बच्चों के लिए होनी चाहिए सामग्री तो। अच्छा, अगले इसका राइट आंसर है फर्स्ट, यानी कि वह कक्षा जिसमें खुशी गतिविधि कोने में हो, यानी कि बच्चे को ऐसी गतिविधि करवाई जाए जिससे बच्चा हेल्पफुल रहे, यानी कि खुश रहे, और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ, और बच्चों के जो साहित्य हैं जो पढ़ने के वो बिल्कुल ओपन रखे हुए हों और बच्चा उनको कभी भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकर और पढ़ सकता है। तो ये सबसे बेहतर है एक स्मृति कक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं, छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करना है। पाठ्य पुस्तक तो हर कक्षा में होती है, तो उसकी भूमिका क्या है, जो सबसे अच्छा वर्णन करता है वो बताना है। वे एक राज्य राष्ट्र के अधिगम बनाए रखते हैं। दूसरा, यानी कि जो पाठ्यपुस्तक होती है वो एक राज्य और राष्ट्र में अधिगम बनाए रखते हैं। दूसरा, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। दूसरे ऑप्शन क्या है, यानी कि एक अध्ययन और पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षक और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करना। तीसरा ऑप्शन है वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। और चौथा है, यानी कि संसाधन रहित यानी बगैर संसाधन के। चौथा है वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से, ये राइट आंसर है। यानी कि कक्षा में बहुत सारी सामग्री होती हैं, संसाधन होते हैं जो बच्चों को अधिगम करने में हेल्पफुल होते हैं, जिनका प्रयोग बच्चों को अधिगम में किया जाता है। तो उनमें से ही एक पाठ्य सामग्री भी क्या है, एक अधिगम का एक संसाधन है, एक सामग्री है। ठीक है, अगला है सातवां क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ खालिस्तान से प्राप्त की है। ये याद करने का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ खालिस्तान से प्राप्त की है, यानी कि 2005 की जो फ्रेमवर्क है और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का, वो कहाँ से उसकी जो समझ ली गई है वो कहाँ से ली गई है, तो वो रचनावाद से ली गई है, ये याद रखना है। आठवां क्वेश्चन है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, यानी कि कौन सी कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है कि हाँ ये बच्चे सीखने के लिए प्रेरित हैं। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी स्थिति में अनियमित रहते हैं, वे इस शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते। तो अगर वर्दी पहन के बच्चा आ रहा स्कूल तो भी नहीं पहचान सकते, वो कक्षा में अनुशासन बनाए हैं तो भी हम नहीं समझ सकते, वो रेगुलर बच्चा आ रहा तब भी हम नहीं समझ सकते, बल्कि हम समझ सकते हैं कि बच्चा सीखने के लिए प्रेरित है जब बच्चा शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछता है, सर ये कैसे आ गया, सर ये कैसे हो गया, सर ये ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न बच्चा करता है अपनी चीज़ों को, अपने ज्ञान, अपनी जानकारी को स्पष्ट करने के लिए, तो ये क्या है, ये इससे पता चलता है कि कक्षा में जो है बच्चे प्रेरित हैं सीखने के लिए। नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन सी है बच्चों के अधिगम में। ठीक है, बच्चों के अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है, नीचे दी गए ऑप्शन में से। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। दूसरा है कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए।
तीसरा है शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। चौथा है नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। तो राइट आंसर है थर्ड, यानी शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर जो ठीक है जो जीवन की जो स्थितियाँ हैं बच्चे की हर बच्चे की अलग होती है, हर टीचर की अलग होती है। तो बच्चे की जो वास्तविक जीवन की जो स्थिति है उनमें बच्चों को एक दूसरे के साथ शेयर करने के में मदद करनी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि आपको अपनी जो बातें हैं जो आप देखते हो उनको अपने दोस्तों के साथ किस तरीके से आपको बतानी है और किस तरह से उनके समझनी है और उनके एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करना है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे जो है आपस में बातचीत करना सीख जाएंगे और अपने स्ट्रेस को फिर बातचीत के माध्यम से दूर करके और उनके अधिगम में क्या है ये बातचीत उनके अधिगम में सहायक होगी। तो शिक्षक को इसमें क्या करना चाहिए, मदद करनी चाहिए उनके आपस में बातचीत करने में। अगला देखते हैं 10वां क्वेश्चन, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अनुशासन जो है एक औपचारिक जो वातावरण है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस तरह की मदद करता है, तो ये कैसे अपनी भूमिका निभाता है, यानी ये किस तरह की मदद करता है, मतलब क्या है कि वो किस तरीके से भूमिका निभाता है अपनी। पहला है चुप्पी साधे रहने के लिए, नहीं। दूसरा शिक्षकों को निर्देश देने में, ये भी नहीं है। तीसरा बच्चों को अपने पाठ रटकर याद करने में, इसमें भी नहीं है। चौथा है बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। ये क्या है, अनुशासन जो है वो बच्चों को अपनी कक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि अनुशासन से बच्चे में अपनी कक्षा को मॉनिटर करने की समझ विकसित होती है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 आज के लिए।